नमस्कार दोस्तों, सभी लोग तैयार हो जाइए वर्ग 3 के लिए। और मैं आपको ला रहा हूँ मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 7। अभी आपको जितने भी नंबर्स जो यूनिट 7 में जो संख्या पद्धति वाले जो क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे अभी ख़त्म करते हैं और अभी आपको एक ही क्लास में सारे नंबर्स के बारे में जानकारी देने वाला हूँ मैं। तो जल्दी से पेन कॉपी उठाइए अपनी और जल्दी से तैयार हो जाइए। तो यूनिट नंबर आपकी मैथमेटिक्स की वर्ग 3 में मैथमेटिक्स की जो यूनिट नंबर 7 है उस पर हम काम करने वाले हैं, जिसमें आपका नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम को मैं बिल्कुल शुरू से बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज़ लेके चलूँगा और हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। आपको सिर्फ 1 घंटे तक बने रहना है हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, चलो यूनिट 7 नंबर सिस्टम का जो पार्ट है इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक एक चीज़ को स्ट्रक्चर बना के समझते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं नंबर। नंबर्स, संख्याएं जो है ना कितने टाइप की होती हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर बनेगा यहां से। संख्याएं आपकी दो तरीके की होंगी। एक सबसे पहली होगी आपकी क्या, रियल नंबर, जिसे बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। क्या होती हैं ये? वास्तविक संख्याएं। इसके बाद दूसरा जो नंबर आता है वो आता है इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर्स, जिसे बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। समझने की कोशिश करना, एक एक चीज आपको क्लियर होती चली जाएगी। चलो भाई, सबसे पहले हम देखते हैं रियल नंबर। रियल नंबर्स क्या होते हैं? जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसी को ही बोलते हैं रियल नंबर। जैसे 0, -1, -2, -3, +1, +2, +3। जितने भी नंबर हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं? रियल नंबर कहलाते हैं। लेकिन इमेजिनरी नंबर की बात करें तो एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो इमेजिनरी नंबर क्या कहलाते हैं? जो नंबर अंडर रूट में नेगेटिव में होते हैं, ये नंबर आपके क्या कहलाते हैं? इमेजनरी नंबर कहलाते हैं। जैसे -2, इस तरीके के जो नंबर है ना, इमेजनरी नंबर कहलाते हैं। इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। इन्हें सिर्फ सिर्फ क्या होता है? इमेजिन किया जा सकता है, सिर्फ इनकी कल्पना की जा सकती है। तो ऐसे नंबर इमेजनरी नंबर होते हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये अब जब वर्ग 2 अपन मैथमेटिक्स से देते हैं, उनके लिए ये वाला पार्ट पढ़ने को मिलता है, लेकिन आपके सिलेबस से बाहर है। आपको सिर्फ पढ़ना है क्या? रियल नंबर। क्या पढ़ना है? रियल नंबर। और रियल नंबर क्या होते हैं? जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। अच्छा, जितने भी नंबर हम इसमें पढ़ेंगे, जितने भी नंबर हम पढ़ेंगे इसमें सारे के सारे रियल नंबर होंगे, मतलब सारी की सारी एक वास्तविक संख्या होंगी। आपको थ्योरी में चीज़ें पूछी जाती है, तो जो मैं थ्योरी मुंह से बोलता जा रहा हूँ, आप उस पर जरूर गौर करिएगा। तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर आपके दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी होती है रियल नंबर की, वो होती है क्या? इंटीजर्स। इंटीजर्स। इंटीजर्स को क्या बोलते हैं? इंटीजर्स को बोला जाता है पूर्णांक। क्या बोला जाता है? पूर्णांक बोला जाता है। दूसरा जो होता है ना, दूसरी कैटेगरी इसकी होती है डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स, जिसे बोलते हैं दशमलव संख्याएं। क्या बोलते हैं? दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्याएं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो आपकी वास्तविक संख्याएं दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर देते हैं। एक होता है इंटीजर्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। एक होता है डेसिमल नंबर, जिसे क्या बोलते हैं? दशमलव संख्या बोलते हैं। तो रियल नंबर दो तरीके के आपके हो गए। अब हम यहां पर क्या करेंगे? एक एक चीज को डिफाइन करेंगे। इंटीजर्स को भी देखेंगे और किसको? डेसिमल को भी देखेंगे। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किसको? डेसिमल को, इसको। तो इसका दूसरा जो पार्ट है, पहले नंबर पे देख लो। पहले नंबर पे मैं बताता हूं आपको क्या डेसिमल नंबर्स। यहां पे लिख लेता हूं डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर्स जिसे बोलते हैं दशमलव संख्याएं।
दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्याएं क्या होती हैं? अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ पर तो इस तरीके की जो चीज़ें लिखी होती हैं एग्जाम्पल में, जैसे 0 पॉइंट, मैंने कहा 0.53 और मैंने कहा 0.692, मैंने कहा 0.54444 ऐसे करके, फिर मैंने कहा 0.3333 करके ऐसे करके, एक मैंने कहा 0.5462015 ऐसे करके। तो आपके मैंने डेसिमल नंबर में कुछ एग्जाम्पल्स लिख दिए, ये सारे के सारे आपकी दशमलव संख्याएं हैं कि नहीं है? आप एक बात तो आपको पता होगी। देखो भाई ध्यान से देखना, अब यहां पर अगर देखा जाए तो डेसिमल की दो कैटेगरी होती हैं। कौन कौन सी, मैं आपको वो भी बता देता हूं। डेसिमल नंबर आपके दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है आपका टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। जिसे बोलते हैं क्या? शांत दशमलव। जिसे क्या बोलते हैं? शांत दशमलव बोलते हैं। इसके बाद एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो गया, जिसे बोलते हैं अशांत दशमलव। क्या बोलते हैं? अशांत दशमलव। बात समझ में आ गई कि नहीं? अच्छा, अब यहां पर आपको ये देखना है कि कौन से एग्जाम्पल्स किसके अंतर्गत आएंगे। देखो भाई, जैसे अगर हम टर्मिनेटिंग की बात करें तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर वो होते हैं कि जैसे अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं और वो नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है तो कहीं ना कहीं हम पॉइंट में जाके रुक जाते हैं। तो आपके जो आगे के जो दो एग्जाम्पल दिए गए हैं ये आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में आएंगे। 0 पॉइंट कौन सा आएगा? 53, और इसके बाद आएगा 0.692। ये दोनों एग्जाम्पल कहीं ना कहीं देखिए डिवाइड आप कर रहे होगे किसी भी नंबर से और वो एक जगह जाके कट गया पूरा, तो ये आपका कैसा डेसिमल हो गया? ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग, जिसे बोलते हैं शांत दशमलव। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलिए, इसके बाद आता है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव क्या कहलाते हैं? ऐसे नंबर जो कहीं जाके कटते नहीं हैं। तो अब यहाँ पर ये तीन एग्जाम्पल इसमें हम लिख देंगे। क्या आएगा? 0.54444 ऐसे ऐसे करके बढ़ेगा, 0.3333 करके ऐसे ऐसे करके बढ़ेगा, और एक आएगा आपका क्या? 549662015 ऐसे करके बढ़ेगा, उबड़ खाबड़ तरीके से कटेगा। अब यहां पर होता क्या है? यहां पर इनको दो कैटेगरी में अपन डिवाइड कर देते हैं। अब यहां पर दो कैटेगरी बनी हुई है। नॉन टर्मिनेटिंग दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है। देखो इसको थोड़ा सा मैं इधर अलग कर लूं, इसको इधर कर लेते हैं, ठीक से विजुअल हो रहा ना? चलिए देखिए भाई ध्यान से। अब अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग जो है ना, इसकी दो कैटेगरी बन जाती हैं। कौन कौन सी मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। एक होता है रिपीटिंग कैटेगरी, एक होती है आपकी नॉन रिपीटिंग। एक क्या होती है? रिपीटिंग, रिपीटिंग कैटेगरी। एक होती है नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग एक वो कैटेगरी होती है जिसमें नंबर क्या होता है कि बार बार रिपीट होता है। एक वो होती है जिसमें नंबर रिपीट नहीं होता है। तो रिपीटिंग कैटेगरी में कौन कौन एग्जाम्पल हम रख सकते हैं? रिपीटिंग कैटेगरी में आप कौन कौन से दो एग्जाम्पल रख सकते हैं? सबसे पहला ये वाला और ये वाला। क्या आएगा? 5444, ये देखो रिपीटिंग कैटेगरी है। एक दूसरी है आपकी 0.33, ये आपकी कैटेगरी कैसी है? नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग कैटेगरी। और नॉन रिपीटिंग में क्या होगा? ये आपका होगा 0.54962
015 ऐसे करके देखिए आपका रिपीट हो रहा है, जिसे बोलेंगे नॉन रिपीटिंग। ये उबड़ खाबड़ तरीके से रिपीट हो रहा है तो ये नॉन रिपीटिंग कैटेगरी में आएगा। तो डेसिमल जो है ना आपके दो हिस्सों में होते हैं, एक टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग, जिसे शांत दशमलव। अशांत क्या होते हैं, जो कटते नहीं है, कहीं ना कहीं या तो सीक्वेंस में कटेंगे किसी, या फिर उबड़ खाबड़ तरीके से कटेंगे। अच्छा, इसकी दो कैटेगरी बना दी, एक रिपीटिंग वाली एक नॉन रिपीटिंग वाली। अब यहाँ से अब आप कहोगे सर यहाँ से कुछ पता तो चला ही नहीं है, क्वेश्चन का कुछ पता नहीं चला। बिल्कुल, देखो यहाँ से बहुत बेहतरीन चीज आपको समझ में आने वाली है। देखो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से आपको क्या समझ में आने वाला है, अगर मैं इस टर्मिनेटिंग कैटेगरी को देखूं तो यहाँ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ, अगर मैं 2 अंक बाद पॉइंट लगा है, 2 अंक बाद 2 जीरो नीचे बढ़ा दूं तो ये जो है ना आपका क्या हो जाएगा, 53/100 हो जाएगा कि नहीं। 2 अंक बाद पॉइंट लगा था, 2 जीरो मैंने नीचे बढ़ा दिए, बस आपका पॉइंट हट गया। ऐसे ही हम इसको भी कर सकते हैं, इसको करेंगे ना तो क्या आएगा, 692 अपॉन क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 अंक बाद पॉइंट लगा है, 3 जीरो बढ़ा देंगे। अच्छा इधर आओ, अगर कोई भी चीज अगर इस तरीके से लिखी हो, अगर कोई भी चीज इस तरीके से रिपीट हो रही है, जैसे मैं यहाँ पर क्या लिख रखा है, ये लिखा है 5 4 और 4 4 करके ऐसे रिपीट हो रहा है, इसका मतलब हम जो भी नंबर आपका रिपीट हो रहा है उस पर हम बार लगा के लिख सकते हैं सेपरेटली, ऐसा ठीक है ना। तो इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, क्या 0.54 पर बार, कहने का मतलब है इसको भी क्या लिख सकते हैं हम 0.3 पर बार। अगर हम इसको लिखना चाहें तो आप फ्रैक्शन में कैसा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 54, जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कर दो। ये आपको बाद में बताया जाएगा, बार वाले जब क्वेश्चन आएंगे ना वहां पे आपको क्लियर कराया जाएगा। अब जितने अंकों पे बार है उतने 9 लिखना है, एक अंक पे बार है एक 9 लिख दो, एक अंक पे नहीं है एक 0 लिख दो। तो यहां से जो बनेगा ना, ये बनेगा आपका 49 अपॉन क्या बनेगा 90। कहने का मतलब है कि इसे हम लिख सकते हैं 49 अपॉन 90 लिख सकते हैं। ऐसे अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको कैसे लिखूंगा, ये 0.3 पर बार लिख देना, ये बार है, इसका मतलब इसे क्या लिख सकते हैं 9, 3 अपॉन क्या लिख सकते हैं 9, एक ही अंक है जिस पे बार लगी है 3/9। काटना चाहो काटो, नहीं काटना चाहो नहीं काटो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं। कहने का मेरा मतलब ये हुआ सीधा सीधा सा, इसे हम P/Q में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसमें, P/Q में। कौन सी कैटेगरी को, टर्मिनेटिंग कैटेगरी को हम क्या लिख सकते हैं, टर्मिनेटिंग कैटेगरी को हम लिख सकते हैं P/Q में, मतलब एक भिन्न में लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं, एक भिन्न में, एक फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ऐसे हम इसको भी हम रिपीटिंग कैटेगरी को भी हम किस में लिख सकते हैं, P/Q में लिख सकते हैं। लेकिन नॉन रिपीटिंग कैटेगरी को हम P/Q में नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जिस नंबर को हम P/Q में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वो नंबर कहलाता है आपका रेशनल नंबर। जैसे मैं यहाँ पर आपको बताता हूं, यहां से पहली चीज आपकी क्या निकल के आती है वो समझ लो। सबसे पहले निकल के आता है आपका कौन सा नंबर, जिसे बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, जिसे बोलते हैं परिमेय संख्याएं। क्या, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं। अच्छा, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वो जिसे हम P/Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जिसे हम एक भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं परिमेय संख्या। अच्छा, लेकिन ध्यान रखें यहाँ पर Q आपका नॉट इक्वल 0 नहीं होना चाहिए। समझ गए कि नहीं, कभी भी Q 0 नहीं होना चाहिए। Q 0 हो जाएगा मामला बिगड़ जाएगा, इनफाइनाइट चीज आ जाएगी। समझ गए कि नहीं मेरी बात को। तो अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे देखें, उदाहरण के तौर पे देखें अगर, तो कोई भी नंबर जो होता है ना, वो नंबर जो है ना आपके, जैसे मैंने कहा 2, मैंने कहा 5, मैंने कहा 1, मैंने कहा -5, -3, कुछ भी हो, और अगर इस तरीके से अगर कुछ भी नंबर लिखे हैं इस तरीके से 0.38, इस तरीके से नंबर लिखा है 0.55555, ऐसे करके लिखा है, ये सारे के सारे आपके P/Q में लिखे जा सकते हैं। किसी पे बार लगा है, यही भी बार ही लगा है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सारे के सारे नंबर जो है ना आपके क्या कहलाते हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। और जैसे 2/5 लिखा है, 3/7 लिखा है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ये लिखा है। ये सारे के सारे जो नंबर है ना, ये आपके कहलाते हैं कैसे, कैसे कहलाते हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। और ध्यान रखें क्यों, क्योंकि ये आपके इस तरीके से देखा जाए तो टर्मिनेटिंग कैटेगरी भी आपकी रेशनल नंबर होती है, और कौन सी रिपीटिंग कैटेगरी, ये थोड़ा सा अपने को लगता नहीं है कि परिमेय है, लेकिन परिमेय होता है। तो आप ध्यान रखें, यहाँ से टर्मिनेटिंग और यहाँ पर रिपीटिंग जो कैटेगरी होती है वो सारी की सारी परिमेय संख्या होती है। लेकिन एक भाई इधर है जिसे हम
P अपॉन Q में नहीं लिख सकते हैं वो है नॉन रिपीटिंग कैटेगरी, और इस नॉन रिपीटिंग कैटेगरी को ही बोलते हैं क्या, इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल नंबर इन्हीं को ही बोला जाता है, कोई अलग से नहीं है, जिसे बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं, इन्हीं को बोलते हैं। ये है एक ही कैटेगरी है जो अपरिमेय संख्या होती है। वो कौन सी कैटेगरी है, वो है आपकी नॉन रिपीटिंग कैटेगरी। कौन सी है, नॉन रिपीटिंग कैटेगरी है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब यहां पर हम वापस आते हैं, अब हम दूसरा नंबर डाल देते हैं यहां पर, कौन सा, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या है। इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आपकी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q में नहीं लिख सकते हैं, मतलब जिसे हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो सारे के सारे नंबर आपके क्या कहलाते हैं, अपरिमेय कहलाते हैं। ध्यान रखें, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखूं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखूं तो इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा, जैसे आप रूट में लिख रहे हैं 2, रूट में लिख रहे हैं 3, अगर आप लिख रहे हैं √5, आप लिख रहे हैं, एक चीज का ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि √4 लिखा है, √4 बाहर आ जाएगा भैया, देखिए बाहर क्या आ जाएगा 2, ये गलत है, ये इरेशनल नहीं है, यहाँ पे समझ गए, रेशनल हो जाएगा। और उसके बाद पाई एक इरेशनल नंबर है। रीजन क्या है इसका, क्यों ये इरेशनल है, क्यों अपरिमेय होते हैं, आप ध्यान रखें। इस √2 का मान होता है 1.414, ये होता है। आगे जब आप देखेंगे ना तो ये जो रिपीटेशन है ना, ऐसा रिपीटेशन होता है, कैसा, नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग मतलब कहने का मतलब हुआ कि रिपीट नहीं होती हैं चीजें, उबड़ खाबड़ तरीके से ऐसे रिपीट होंगी, इसी कारण से ये नंबर क्या होता है, इरेशनल होता है। जैसे पाई, आप कहेंगे सर पाई का मान तो 22/7 होता है, लेकिन प्रॉब्लम है, अगर 22/7 है तब तो ये रेशनल है, लेकिन पाई का मान अगर 22/7 है तो फिर ये इरेशनल होगा। क्यों, क्योंकि आप एक बात देखिए, अगर मैं 22 में 7 से भाग लगाऊं तो 7 कितना हो जाएगा, 21, एक बचा, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 7 एकम 7, कितना बचा रहा, 3, 0 बढ़ाओ, 7 चौके 28, ये कितना हो गया, 2, 0 बढ़ाओ, 7 दूने 14, कितना बचा रहा, 6, फिर 0 बढ़ाओ, 7 8 56। अब आप देखो इसका जो रिपीटेशन जो हो रहा है ना, ये नॉन रिपीटिंग कैटेगरी का आ रहा है, यहाँ कोई सीक्वेंस में रिपीटेशन नहीं हो रहा है। और ये 22/7 मान होता है ना, ये 22/7, ये आपकी परफेक्ट वैल्यू नहीं होती है, ये भैया अप्रॉक्स वैल्यू होती है, मतलब लगभग में मान लिखा होता है, लगभग में हम ऐसा मानते हैं इसको। इसीलिए क्या है कि 22/7 अगर लिखा है तो ये आपका परिमेय है, लेकिन ये अगर पाई का मान अगर 22/7 है तो फिर ये आपका अपरिमेय है। तो पाई आपका इरेशनल क्यों होता है, क्योंकि ये नॉन रिपीटिंग कैटेगरी का वर्ड डिजिट है, इसी वजह से आपका ये जो है ना, ये जो पाई है आपका इरेशनल होता है। √2 इरेशनल क्यों होता है, अपरिमेय क्यों होता है, आपको पता लग गया कि इधर जो डिजिट है ना, ये ऐसे रिपीट होंगे, नॉन रिपीटिंग वाले इस वाली कैटेगरी में रिपीट होंगे इस तरीके से, इसी वजह से ये क्या होता है, अपरिमेय होता है। √3 भी ऐसे ही होगा, इसका मान क्या होगा, 1.732, तो ऐसे भी ये उल्टा सीधा रिपीट होगा, इसी वजह से ये इरेशनल होता है। बात समझ में आ गई होगी आपको पूरी तरीके से कि रेशनल क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं। अच्छा, रेशनल क्यों बने हैं, कहाँ से बने हैं, और इरेशनल कहाँ से बने हैं, ये जो कैटेगरी है ये आपकी अपरिमेय कहलाती है। ध्यान रखें, आप हमेशा इस बात को दिमाग में रख लीजिएगा। ओके, समझ में आ गई चीज़ यहाँ तक की कि नहीं। अब बढ़ते हैं हम आगे। तो ये मैंने आपको डेसिमल नंबर पूरा डिस्कस कर दिया, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, कुछ आपको और ज़्यादा जानकारी की जरूरत नहीं। ये सारे के सारे नंबर आपके क्या होते हैं, ये सारे के सारे नंबर होते हैं आपके रियल नंबर, जिन्हें बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, अब इसके बाद नंबर आता है किसका, इंटीजर्स का। अब इंटीजर्स को समझ लेते हैं, इंटीजर क्या होता है। देखो भाई ध्यान से, अब नंबर आता है काय का, इंटीजर का, दूसरा नंबर आता है इंटीजर का। इंटीजर्स क्या होते हैं, जिसे बोलते हैं पूर्णांक, आपने नाम सुना होगा। इसकी दो कैटेगरियां होती हैं, कौन कौन सी कैटेगरी, वो मैं आपको बता देता हूं। इसकी दो कैटेगरी होती हैं। सबसे पहले होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर। क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर्स होता है पहला। क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स।
जिसे बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। एक होता है आपका नेगेटिव इंटीजर, दूसरा नंबर आता है आपका नेगेटिव इंटीजर। जिसे बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। अच्छा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये ऋणात्मक हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक। ये ऋणात्मक पूर्णांक है। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो क्या होगा, देखो भाई, अगर मैं इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूं तो 0 पॉजिटिव है, प्लस में +2 +3 ऐसे करके आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक जो इंटीजर्स होंगे ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, आपके पॉजिटिव इंटीजर होंगे, जो आपके प्लस में होंगे। किस में होंगे? प्लस में। लेकिन ध्यान रखें, मैंने यहाँ पर 0 को छोड़ रखा है, मैंने सिर्फ 1 2 3 5 पर ही देखिए इधर से इधर तक लगाया, ये आपके पॉजिटिव इंटीजर है, 0 को मैंने इंक्लूड नहीं किया है। ऐसी हम नेगेटिव इंटीजर की बात करें तो नंबर लाइन पर इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, 0 -1 -2 -3 ऐसे करके आगे भी बढ़ते चले जाएंगे। तो ये जो है ना आपके क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे आपके नेगेटिव इंटीजर, मतलब जो माइनस में होंगे। लेकिन आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, यहाँ पर सीधा नोट डाल लें और उसमें लिखें कि 0 जो होता है ना, जिसे हम शून्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शून्य। ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है, ना धनात्मक और ना ऋणात्मक, और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। ये दो में से कोई भी इंटीजर नहीं होता है, ध्यान रखें इस बात का। समझ पा रहे हैं मेरी बात को कि नहीं? 0 ना तो नेगेटिव इंटीजर में आता है, ना पॉजिटिव इंटीजर में आता है। ये कोई पूर्णांक नहीं होता है। पूर्णांक सिर्फ 2 ही तरीके के होते हैं, कौन कौन से? पॉजिटिव और नेगेटिव पूर्णांक होते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये हो गए आपके इंटीजर। अब इंटीजर की कैटेगरी होती है, अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब कौन कौन सी कैटेगरी होती है, अब यहाँ आपको लाइन से देखना है एक एक चीज को। देखो, सबसे पहला अगर हम देखें यहाँ पे तो क्या आ जाएगा आपका? होल नंबर। क्या आएगा? होल नंबर। होल नंबर जिसे बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। देखो भाई, पूर्ण संख्याओं की अगर हम बात करें तो पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है? अरे बोलो, 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आपकी इन्फिनाइट तक चली जाएंगी। ये आपकी हो गई होल नंबर। आप हमेशा ध्यान रखें कि सभी होल नंबर क्या इंटीजर्स हो सकते हैं? नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि 0 एक इंटीजर में नहीं आता है। समझ गए कि नहीं? लेकिन सभी होल नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं। ये कनेक्शन आपको याद रखना है। ओके, चलिए दूसरी बात आपकी आती है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर जिसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या कहलाती हैं भाई? जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके चलती हैं लाइन से, ये आपकी कहलाती है कौन सी? प्राकृतिक नेचुरल नंबर कहलाते हैं। तीसरा नंबर क्या आएगा आपका? इवन नंबर। इवन नंबर जिसे बोलते हैं क्या? सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं? जिसे हम 2n के फॉर्म में लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि जिसमें 2 अवेलेबल होता है। दूसरी भाषा में कि जो 2 से कटती है वो नंबर आपके क्या कहलाते हैं? इवन नंबर कहलाते हैं। कौन कौन से आएंगे वो भी आप देख लो। यहाँ पे देखो भाई, देखिए 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, ये सारी बातें आपको पता ही है। इसके बाद चौथा नंबर आता है आपका ऑड नंबर। कौन से? ऑड नंबर जिसे बोलते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं जो 2n के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जिन्हें मतलब जिसमें 2 होना ही नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1 3 5 7 9 इस तरीके के जो नंबर है ना, ये कहलाते हैं आपके कैसे नंबर? ये ऑड नंबर कहलाते हैं। बात समझ में आ गई यहाँ तक?
और नंबर तक हम पहुंच चुके हैं। अब एक बेहतरीन जो कैटेगरी आती है जिसे बोलते हैं क्या, मैं उसको अलग अगली स्लाइड पे आपको बताता हूं। 4 नंबर आपके हो गए। 5वें नंबर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वां नंबर है जिसे बोलते हैं प्राइम नंबर, जिससे बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभाज्य संख्याएं। ठीक है ना? जिसे बोलते हैं अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? अच्छा, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? आपके दिमाग में एक चीज चलती है कि सर जो खुद से कटती हैं और एक से कटती हैं, बस वो अभाज्य संख्या कहलाती है। काम इससे नहीं चलेगा। समझ गए ना? आपको कैसे लिखना है, इसकी लैंग्वेज को, इसकी थ्योरी को कैसे लिखना है? ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं संख्याएं जिनके दो गुणनखंड होते हैं। लैंग्वेज ये लिखना है आपको, एग्जाम में ये लैंग्वेज पूछी जाती है। फैक्टर होते हैं जिसे बोलते हैं, जिसके दो फैक्टर होते हैं, मतलब जिसके दो गुणनखंड होते हैं, उसी को ही अपन क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। मतलब जो केवल दो ही संख्याओं से कटे, मतलब वो क्या हो सकती हैं? एक बन से और एक खुद से, अपने आप ही इसमें आ जाता है। लेकिन आप लैंग्वेज को समझिए, उस लैंग्वेज में आपसे चीजें नहीं पूछी जाएंगी, इसमें पूछी जाएंगी। तो इसके कितने फैक्टर होते हैं, कितने गुणनखंड होते हैं? दो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो इसको अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे? जैसे मैंने कहा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस तरीके से आपको मैंने कुछ नंबर्स लिख दिए। अब आपको बताना है कि इसमें आपके प्राइम नंबर कैसे कितने होंगे। अब इसका फैक्टर की बात करें तो ये केवल एक से ही कटता है, इसका एक गुणनखंड है, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। ये आपका एक से भी कटेगा और ये दो से भी कटेगा, दो गुणनखंड होने की वजह से ये प्राइम नंबर है। ये आपका एक से कटेगा और तीन से कटेगा, इसके भी दो गुणनखंड है, ये प्राइम नंबर है। ये आपका एक से भी कटेगा, दो से भी कटेगा, चार से भी कटेगा, इसके एक से ज्यादा गुणनखंड होगा, ये प्राइम नंबर नहीं है। ये एक से भी कटेगा, पांच से कटेगा, इसके दो गुणनखंड है, ये प्राइम नंबर है। ये प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि ये ज्यादा नंबर, ये प्राइम नंबर होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये प्राइम नंबर होगा। जिसके दो गुणनखंड होंगे, मतलब जो दो संख्याओं से कटेगा केवल, उसी को ही अपन क्या कहेंगे? प्राइम नंबर बोलेंगे। अब इनको बाहर निकाल लीजिए। अगर हम यहां से निकालें तो 2 निकला पहले। क्यों निकला 2? 2 क्यों प्राइम नंबर होता है? अपन दिमाग में रखते हैं कि एक प्राइम नंबर होता है, एक का एक ही गुणनखंड होता है, इस वजह से ये प्राइम नंबर नहीं होता है, ये ऑड में आता है इसीलिए। फिर क्या आएगा? 3 आएगा, फिर क्या आएगा? 5 आएगा, फिर क्या आएगा? 7, 7 के बाद डायरेक्ट 11 आएगा, 11 के बाद क्या आएगा? 13, 13 के बाद आएगा 17, 17 के बाद क्या आएगा? 19। ऐसे करके आप बढ़ते चले जाइए और फिर उसके बाद आएगा 19। इस तरीके से आप बढ़ाते जाएंगे तो ये आपके क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर। ये सबसे छोटा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। लेकिन ये सबसे छोटी कौन सी? सबसे छोटी भी है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। दूसरी चीज आपसे एक चीज और पूछी जा सकती है, क्या? सबसे छोटी, सबसे छोटी विषम, सबसे छोटी विषम। गलत मत कर देना, सबसे छोटी विषम। विषम अभाज्य संख्या। अब आपका होमवर्क क्या है? 1 से लगा के 100 तक की अभाज्य संख्या आपको लिखना है अपनी कॉपी पे। समझ गए ना? अब देखो यहां पर आपको एक चीज और समझ लेनी है। क्या? अगर मैं 1 से लगा के अगर 50 तक बोलूं, 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं जो होती है ना, अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो होती हैं 15। 50 से 100 के बीच में अगर देखें तो यहां पर अभाज्य संख्याएं होती हैं आपकी 10। ऑल ओवर अगर 1 से 50 के बीच में देखी जाए तो आपको जो संख्याएं मिलेंगी अभाज्य, वो कौन कौन सी मिलेंगी?
वो कितनी मिलेंगी? वो मिलेंगी 25 आपकी। कितनी होगी? 25 अभाज्य संख्या होगी। बताओ यहां तक किसी को कोई परेशानी? ये हो गया। अच्छा, इसको और भी डिफाइन किया जा सकता है कि जो आपके प्राइम नंबर है ना, इनको अपन 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में। अच्छा, वो आप कहोगे सर कैसे? मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा इशारा कर देता हूं, अब आप समझ लीजिएगा। देखो, जैसे क्या लिखा? 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में, मतलब n की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर दें तो 6 की इधर 1 रख देंगे, प्लस 1, माइनस का 1 रखो, पहले माइनस रखो, यहाँ पे माइनस का 1 नहीं, माइनस रखो पहले, ये आ जाएगा। 6 में से 1 गया, कितना बचेगा? 5 एक प्राइम नंबर है कि नहीं? 6 इंटू 1 प्लस 1 तो ये कितना आएगा? 7 प्राइम नंबर है कि नहीं? आप कहेंगे जी सर। n बराबर 2 रख दो तो कितना आएगा? 6 इंटू 2 माइनस का 1, 12 में से 1 जाएगा, 11 आपका प्राइम नंबर है कि नहीं? 6 इंटू 2 प्लस 1 और ये आ जाएगा आपका 13, ये प्राइम नंबर है कि नहीं? n बराबर 3 रख दो, 6 × 18, 6 गुणा 3, 18 में से 1 कम कर दो, 17, ये भी आपका प्राइम नंबर है। 6 गुणा 4 और प्लस का 1 तो ये कितना हो जाएगा? 6 × 18 और 1 19, ये भी आपका प्राइम नंबर है कि नहीं? अब n बराबर रख देंगे हम 4 तो कितना आएगा? 6 गुणा 4 माइनस 1, 23 आपका प्राइम नंबर है कि नहीं? लेकिन भैया एक जगह खतरा है ये कभी फेल भी हो जाता है। ये देखो 25 आ रहा है जो कि प्राइम नंबर नहीं है। तो ये 90% तो सही काम करता है लेकिन कुछ गलत काम भी करता है, तो इस वजह से इसको परफेक्ट नहीं मानते हैं, लेकिन हाँ नैया पार लगाने के लिए ठीक है। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये है आपके प्राइम नंबर। अब इसी के दोस्त को और लाते हैं, कौन सा है उसको और समझ लेते हैं। यहाँ तक की सारी बातें आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? देखो भाई, अब अगला जो इसी का जुड़वा भाई है जिसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। 6वें नंबर पे आते हैं। कंपोजिट नंबर जिसे बोलते हैं भाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं भाई? समझ लो, भाज्य संख्याएं वो कहलाती हैं ऐसी संख्याएं ऐसी संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। गुणनखंड तो जानती हो भैया, जिसे बोलते हैं क्या? फैक्टर। क्या बोलते हैं? फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं। उन्हीं को ही अपन क्या बोलते हैं? उन्हीं को बोलते हैं भाज्य संख्याएं। ये आपको हिंदी वाली जो थ्योरी है ये आपको जरूर याद रखनी है, जो मैंने थ्योरी लिख रखी है, क्योंकि आपसे ऐसा उल्टा पुल्टा कुछ से कहीं नहीं पूछा जाएगा। ये पूछा जाएगा, ऐसे ही लिखेगा आपको एग्जाम में, समझ गए? जब भी आएगा तो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो संख्या 2 से ज्यादा संख्याओं से कटती है, मतलब 3 से 4 से 5 से 2 से कटेगी तो प्राइम नंबर हो जाएगा, आपकी अभाज्य संख्या हो जाएगी। लेकिन 2 से ज्यादा संख्याओं से कटेगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल की तौर पे देखें आप, सबसे पहले मैं यहां पर कुछ सीरीज में नंबर लिख देता हूं। लो भाई, जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने इस तरीके से कुछ नंबर लिख दिए। अब मैं इसमें से चाह रहा हूं कि आप इसमें से छांट लीजिए, कौन से? आप छांटिए कंपोजिट। ये इसका एक गुणनखंड होता है, गलत है ये। क्यों? क्योंकि 2 से ज्यादा गुणन, ये 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, इसके 2 गुणनखंड है, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर नहीं है। ये 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, भैया इसके 2 ही गुणनखंड है, ये आपका कंपोजिट नंबर नहीं है। ये आपका 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा, इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हुए, ये आपका कंपोजिट नंबर है। ये आपका 1 से कटेगा, 2 से 5 से कटेगा, इसके 2 ही हो रहे, ये नहीं है। ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, ये आपका कंपोजिट नंबर है। ये आपका नहीं होगा, ये आपका कंपोजिट है, ये आपका कंपोजिट है, ये आपका कंपोजिट है। अब आपको समझ में आ गया होगा पूरा मामला। अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल के तौर पे सही सही लिखिए, तो क्या आएगा? सबसे पहले 4 आएगा, फिर कौन आएगा? 6 आएगा, फिर कौन आएगा? 8 आएगा, फिर कौन आएगा? 9 आएगा, फिर क्या आएगा? 10। अब आप इस तरीके से आप आगे बढ़ाते चले जाइए। पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या सॉरी, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है भैया? भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? पता लग गया होगा आपको,
कौन सी है? 4। अच्छा, अगर आपसे कहेगा सबसे छोटी विषम, एक बात का भी ध्यान रखना, सबसे छोटी विषम, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो कभी आप 4 मत लगा देना। विषम बोला है तो कौन सी आएगी? 9, और सम बोला है और छोटी या फिर छोटी बोली है तो कौन सी आएगी? 4 आएगी। तो ये आपका कंपोजिट नंबर कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसका एक जुड़वा भाई और है, उसे और पढ़ लेते हैं। इसके बाद आपका ये स्ट्रक्चर हो जाएगा खत्म। यहां से देखो भाई, अब 7वां 8वां नंबर है आपका किसका? इसे बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? को प्राइम। को प्राइम नंबर जिसे बोलते हैं क्या? सह अभाज्य संख्या। क्या? सह अभाज्य संख्या। क्या होती हैं ये संख्याएं? ऐसी संख्याएं जिनका मासा क्या हो? 1 हो। कितना हो? ऐसी 2 संख्याएं या ऐसी संख्याएं जिनका मासा क्या हो? 1 हो। मासा 1 होने का मतलब जानते हो? मासा 1 होने का मतलब ये होता है कि उसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो कॉमन आता है वही तो एचसीएफ कहलाता है, उसी को ही तो मासा बोलते हैं। मासा को क्या बोलते हैं? एचसीएफ। ध्यान रखें, क्या बोलते हैं? एचसीएफ बोलते हैं। एचसीएफ समझ गए कि नहीं? जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो एग्जाम्पल के तौर पर आपने कहा जैसे 3 और 5, 3 और 5 को अगर देखें तो इसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है। इसका अगर हम एचसीएफ निकालेंगे, मासा निकालेंगे तो 1 निकलेगा। ये कोप्राइम पेयर हैं आपके। कैसे हैं? कोप्राइम, जिसे सह अभाज्य संख्या है। जैसे मैंने कहा 4 और 7, इसमें भी कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही, ये भी कोप्राइम है। जैसे मैंने कहा 11 और 10, ये भी आपका कोप्राइम पेयर है। मैंने कहा 15 और 21, ये भी आपका कोप्राइम पेयर है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं 10 और 15, तो ये कोप्राइम पेयर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका एचसीएफ आप निकालोगे तो 5 निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें से 5 कॉमन आ रहा है। समझ गए? तो ये आपका कोप्राइम पेयर नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है इन संख्याओं का। तो मैंने आपको देखिए यहां पर सह अभाज्य संख्या भी बता दी, मैंने आपको कोप्राइम भाज्य संख्याएं भी बता दी, मैंने आपको प्राइम नंबर भी बता दिए। इसके बाद मैंने सम, विषम और ऑड मैंने ये भी बता दी, होल संख्याएं क्या होती हैं ये भी बता दी। उसके बाद मैंने आपको इंटीजर्स भी बता दिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। 0 आपका इंटीजर, कोई इंटीजर नहीं होता है, ये भी मैंने बता दिया। रेशनल और इरेशनल दोनों, ये भी मैंने आपको बता दिए। इसके बाद आपके डेसिमल नंबर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, शांत और अशांत क्या होते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिए। और नंबर आपके 2 तरीके के होते हैं, कौन कौन से? वास्तविक और इमेजिनरी नंबर होते हैं, ये मैंने आपको बता दिए। अब क्या होती है? अब आती है इसकी बॉन्डिंग। जैसे रेशनल और इरेशनल को ऐड किया जाए तो क्या बनता है, या रेशनल रेशनल को ऐड किया जाए तो क्या बनता है, इरेशनल इरेशनल को ऐड किया जाए तो क्या बनता है, ये चीज़ हम आपको बताएंगे अगली क्लास में। तो यहाँ तक की सारी बातें आपको मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको समझ में आ गई ना तो हमारी क्लास को आपको बगैर लाइक किए हुए नहीं जाना है। समझ गए कि नहीं? और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही क्लास हैं आपको लगातार मिलेंगी। कल आपकी मैराथन क्लास है, संडे को, मतलब हर संडे को मैराथन क्लास रहेगी, जिसमें वर्ग 3 के सारे सब्जेक्टों पर फोकस किया जाएगा। सारे के सारे जितने भी यूनिट में सब्जेक्ट्स हैं अलग अलग, जैसे साइंस हुआ, मैथ्स हुआ, और उसके बाद जीएस वाले पोर्शन में, इंग्लिश वाले पोर्शन, सबके अलग अलग क्लासें आपको मैराथन में मिलेंगी। ठीक है ना? तो आपके लिए, सभी के लिए धन्यवाद और गुड आफ्टरनून। चलिए, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में।